हेलो फ्रेंड्स, आज अपना इकोनॉमिक्स का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले अपन बार्टर सिस्टम देख चुके हैं, बर्थ एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में देख चुके हैं, सप्लाई एंड डिमांड देख चुके हैं और अपन पढ़ रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी में अपन ने पढ़ रहे थे। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी के अपन कितने टाइप्स देखे थे? दो टाइप्स होता है, एक क्वांटिटेटिव और दूसरा अपन था क्वालिटेटिव। ओके, ये दो टाइप थे। अपन क्वांटिटेटिव अभी पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने रिजर्व रेशियो के बारे में पढ़ा। रिजर्व रेशियो जिसमें अपन आता है CRR SLR। ओके, फिर अपन OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसके बारे में भी जानकारी ली। ओपन मार्केट ऑपरेशन को अच्छे से अपने समझा, किस तरह से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के वक्त ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं। अपन इसको भी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अपन आज पढ़ेंगे रेट्स। ओके, आज अपना काम क्या है? रेट्स पढ़ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स क्या होते हैं। ओके, तो फिर आ जाए अच्छे से अपन देखते हैं इसको। ओके, रेट्स कितने टाइप्स होते हैं? एक तो अपन पढ़ेंगे रेट में बैंक रेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में अपन BR कहेंगे। ओके, दूसरा होगा रेपो रेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में RR कहेंगे। तीसरा रिवर्स रेपो रेट, मतलब RRR। फिर अपन देखेंगे MSF और एक देखेंगे अपन LAF। ओके, ये सब चीज़ें अपन देखने वाले हैं आज। ओके, ये सारे रेट्स जो है अपन आज देखने वाले हैं। ये सब किसके अंदर आता है? क्वांटिटेटिव पॉलिसी के अंदर आते हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल्स है। ओके, अपन ने रिजर्व रेशियो और OMO इस दोनों को देख चुके हैं अगले क्लास में। आज अपना क्लास क्या है? रेट्स के बारे में। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड MSM LAF, ये तीन चार चीज़ अपने को देखनी है। तो पहला क्या है? बैंक रेट। ओके, BR जिसका शॉर्ट फॉर्म है। ओके, बैंक रेट होती क्या है, इसको जानते हैं। देखो, ये अपना RBI है और एक तरफ है बैंक। ओके, जब बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए, किस लॉन्ग टर्म के लिए, जब बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए, उस कंडीशन में जो इंटरेस्ट रेट होगा, मान लेते हैं उसमें इंटरेस्ट रेट कुछ 9% के आसपास है, तो ये जो इंटरेस्ट रेट होगा वो क्या कहलाएगी? बैंक रेट। ओके, जब लॉन्ग टर्म्स के लिए बैंक क्या करती है? RBI से पैसे उधार लेती है, तो उसका जो इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को, RBI को, तो उसे क्या कहते हैं? बैंक रेट। इसमें कोई भी कोलेटरल बैंक को गिरवी नहीं रखना पड़ता है RBI के पास। ओके, तो यही बैंक रेट होती है। अब देखो, बैंक रेट का इस्तेमाल अपन, अपना मेन काम है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल करना। ओके, इन दोनों चीज़ को से शायद फाइट करना अपना मेन काम है इकोनॉमिक्स में। तो बैंक रेट का यूज कैसे करेंगे? जब सिचुएशन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की हो। ओके, देखो, बैंक क्या करती है? RBI से पैसे लेती है लॉन्ग टर्म्स के लिए। ओके, तो लॉन्ग टर्म्स के लिए पैसे लेती है, तो उसको बैंक को कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है RBI को। तो जब बैंक के पास पैसे आएंगे तो बैंक क्या करेगी? बैंक भी अपने क्लाइंट को, कस्टमर को लोन देगा। जो वो पैसा जाएगा, वो पैसा मार्केट में जाएगा, तो मार्केट में लोगों के पास पैसे ज़्यादा होंगे। ओके, तो इस कंडीशन में इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। देखो, क्या करेगा बैंक? अगर इन्फ्लेशन से फाइट अपना करना हो तो RBI क्या करेगा? अपना इंटरेस्ट रेट, बैंक रेट जो है उसे इंक्रीज कर देगा। RBI क्या करेगा? बैंक रेट को इंक्रीज करेगा। ओके, जैसे ही बैंक रेट इंक्रीज हुआ तो बैंक क्या करेगी? RBI से लोन लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि
इंटरेस्ट ज़्यादा है तो बैंक लोन कम देगा, जब इसके पास पैसे कम होंगे तो ये मार्केट में पैसे का सप्लाई भी, मतलब अपने क्लाइंट को लोन भी कम दे पाएगा। जब पैसे लोन कम देंगे तो लोग के पास पैसे कम होंगे, मार्केट में पैसे कम होंगे तो डिमांड खुद ब खुद कम हो जाएगा। जैसे ही डिमांड कम होगा तो प्राइस है वो खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा। ओके, तो बैंक रेट इन्फ्लेशन के वक्त क्या करते हैं, बैंक रेट इंक्रीज किया जाता है, डिफ्लेशन के वक्त बैंक रेट को क्या किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है। ओके, इस तरह से इकोनॉमी में ये दोनों काम आते हैं, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के वक्त। ओके, अपन लेकिन एक चीज़ दुविधा यहाँ पे ये है कि बैंक रेट एक्चुअली में मैन टूल नहीं है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन कंट्रोल करने का, ये मैन टूल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो बैंक जो अपने पास होती है उसका इनकम ऑफ सोर्स क्या होता है मेनली, वो होता है डिपॉजिटर। ओके, बैंक के पास जो पैसे आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कहाँ से आते हैं, डिपॉजिटर के पास से आते हैं। तो इसीलिए बैंक आरबीआई से उतना लोन लेता नहीं है बैंक रेट पे। ओके, लेकिन फिर बैंक रेट का इस्तेमाल क्या है, बैंक रेट का इस्तेमाल होती है अपन पेनाल्टी के वक्त। ओके, आरबीआई ने कुछ SLR CRR नाम का रेट फिक्स कर रखा है बैंकों पे कि आपको इतना SLR एंड CRR रखना ही है। ओके, तो बैंक SLR CRR अगर नहीं रख पा रहा है अपने मेंटेन करके, उस वक्त इस पे पेनाल्टी लगती है सारे बैंकों पे, आरबीआई पेनाल्टी लगाता है। तो वो पेनाल्टी जो लगता है वो बैंक रेट पे लगता है। ओके, इसलिए बैंक रेट ज़रूरी है। बैंक रेट पे या 3% या 5% कुछ भी बैंक रेट पे उसे ऐड किया जाता है, जो भी पेनाल्टी आती है अगर वो CRR SLR मेंटेन करके नहीं रखती कोई भी बैंक, तो इसलिए बैंक रेट का इस्तेमाल यहाँ करते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं अपन अगला जो अपना टॉपिक है LAF। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ओके, LAF का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ओके, ये क्या होता है, अपन जैसे अभी देखें बैंक रेट कितने लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया जाता है। LAF जो होता है एक शॉर्ट टर्म लोन होती है, शॉर्ट टर्म। अगर शॉर्ट टर्म लोन्स होती है LAF, इसमें अपने पास दो चीज़ होता है, एक होता है रेपो रेट, दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट RR और RRR। ओके, तो LAF क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये क्या होती है, शॉर्ट टर्म्स के लिए लोन लिया जाता है बैंक के द्वारा, या बैंक लोन देती है या लेती है आरबीआई को। ओके, तो रेपो रेट क्या होता है, इसके अंदर रेपो रेट है जब बैंक क्या करती है, बोरो करती है आरबीआई से। बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई। ओके, तो बैंक आरबीआई से लोन लेती है, उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट। और जब आरबीआई लोन लेता है, जब आरबीआई लेता है किससे, बैंक से, मतलब यह बैंक क्या करता है, बैंक डिपॉजिट करता है मनी टू या इन आरबीआई। ओके, एक कंडीशन, रेपो रेट का कंडीशन क्या है, आरबीआई से बैंक बोरो करती है। और रिवर्स रेपो रेट का कंडीशन क्या है, बैंक क्या करती है, अपने पास जो पैसे हैं वो आरबीआई में डिपॉजिट करती है। तो ये हो गया RR और ये हो गया RRR, और ये शॉर्ट टर्म लोन होती है। ओके, तो अगर RR 8% है, अगर आरबीआई बैंक को कुछ लोन देती है, तो अगर मान लेते हैं कि RR 8% है, तो उसी रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, 8% माइनस 1 इक्वल टू 7%। मतलब रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम रहता है। ओके,
अब इसे हम थोड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं। एक तरफ है आरबीआई, दूसरी तरफ है बैंक। ओके, ये दो लोग हैं। आरबीआई से क्या करता है, बैंक लोन देता है। ओके, बैंक लोन लिया तो इसे बैंक को इसने मान लेते हैं 100 करोड़ लोन देता है। तो ये शॉर्ट टर्म लोन है, मतलब मान लेते हैं 7 दिन के लिए बैंक ने लोन लिया आरबीआई से। ओके, तो बैंक ने एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की आरबीआई को और बोला कि 7 डेज के लेटर में आपको 108 करोड़ रुपये रिटर्न कर दूंगा। ओके, तो ये इस तरह से होती है। बैंक इसके लिए कोलेटरल में क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहाँ पे रखनी पड़ती है। बैंक क्या करेगा, आरबीआई को एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देगा, जिसके बदले में इसको 100 करोड़ रुपए मिल जाएगी। ओके, तो ये बैंक इसे प्रॉमिस करेगा कि मैं 7 दिन के बाद आपसे ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस 108 करोड़ में खरीद लूँगी। तो आरबीआई के 8% का फायदा हो गया, और जिसके लिए कोलेटरल क्या लगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। लेकिन यहाँ पे जो बैंक रिटर्न करेगा पैसा, वो कौन सा पैसा नहीं होना चाहिए, एसएलआर का, कोटा का पैसा नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यही था रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अब अपन देखते हैं एमएसएफ और एलएएफ में क्या डिफरेंस है। एलएएफ जिसका फुल फॉर्म अपने देखा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एमएसएफ का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ओके, ये दो चीज़ें। अब देखो एलएएफ और एमएसएफ क्या रहता है। देखो एलएएफ में अपन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट दोनों चीज़ देखा, और यहाँ पे ये देखा शॉर्ट टर्म के लिए लोन होती है, यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलेटरल के रूप में प्रोवाइड किया जाता है आरबीआई को। ओके, एक चीज़ अपन और देखा, रेपो रेट अगर बैंक ले रहा है आरबीआई से तो उसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है एज कम्पेयर टू रिवर्स रेपो रेट। ओके, अब इस दोनों में अंतर क्या है, एलएएफ और एमएसएफ में। एलएएफ के लिए मिनिमम आपके पास 5 करोड़ रुपए तक का लोन होनी चाहिए, इतने तक का आप लेना चाहिए। लेकिन एमएसएफ में ये 1 करोड़ तक पड़ती है। ओके, एलएफ ये जो आरबीआई लोन देता है, ये सारे क्लाइंट के लिए अप्लाई है। ऑल क्लाइंट जो भी आरबीआई से जुड़े हुए ये सब सारे को मिलती है, जबकि एमएसएफ सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक को ही पड़ता है। ओके, अगर एमएसएफ मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है वो सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक ही ले सकते हैं, जबकि एलएफ जो है वो सारे बैंक ले सकते हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल का बैंक हो, सारे पे जो भी आरबीआई से जुड़े बैंक हो वो सब ले सकते हैं। लेकिन मिनिमम ऑर्डर कितना होना चाहिए यहाँ पे, एलएफ में 5 करोड़, एमएसएफ में कितना मिनिमम ऑर्डर होना चाहिए, 1 करोड़। ओके, इसमें एनबीएफसी भी आते हैं, एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो भी आ जाते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें। अगर इसमें जो रेट होती है वो इंटरेस्ट 8% पे करना रहता है, तो एमएसएफ में इंटरेस्ट R+1% पे करना रहता है। ओके, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलता है। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ डिफरेंस है, क्या, एमएसएफ सिर्फ और सिर्फ लागू किस पे होता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक पे, जबकि एलएफ जितने भी क्लाइंट्स हैं आरबीआई के सब पे लागू होता है। जितने स्टेट गवर्नमेंट का बैंक हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक हो या फिर जितने रीजनल रूरल बैंक हो, इस सारे को मिलती है। ओके, अब अपन आगे देखते हैं अगला चीज़ क्या है अपना तो मेन काम था इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का। तो रिवर्स रेपो रेट किस तरह से वर्क करेगी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के वक्त, तो देखो पहले रिवर्स रेपो रेट की होती क्या है। आरबीआई कोई भी बैंक क्या करता है, आरबीआई में मनी डिपॉजिट करता है तो उसको कुछ इंटरेस्ट मिलती है बैंक को, इसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ओके,
ये सारे क्लाइंट को इसमें कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इन्फ्लेशन के वक्त क्या होगा, इन्फ्लेशन के वक्त अगर मैं रेपो रेट इंक्रीज करता हूँ, आरबीआई बोलेगा रेपो रेट इंक्रीज करने का। अगर रेपो रेट इंक्रीज होती है तो क्या होगा, बैंक लोन कम लेगी, लोन कम लेगा तो ये अपने क्लाइंट को जो ब्रोड है उसको भी लोन कम देगी, उसके पास जब मार्केट में पैसे कम आएंगे, जब मार्केट में पैसे कम आएंगे तो डिमांड खुद ब खुद क्या होगा, कम होगा। जब डिमांड खुद ब खुद कम हो जाएगा तो प्राइस जो है वो कंट्रोल होगा, कमोडिटी के जो प्राइस है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो रेपो रेट को क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है, कब, इन्फ्लेशन के वक्त। ओके, रेपो रेट का काम क्या है, इंक्रीज कर देते हैं जब इन्फ्लेशन मार्केट में होती है। ओके, आगे देखते हैं फिर।